नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी घटना चक्र और ये इस सीरीज की 22nd क्लास है। तो अगर अभी तक आपने 21 क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। आप में से कई स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि मैम प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है। आप घटना चक्र की प्लेलिस्ट डालेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, तो ये प्लेलिस्ट बनी है और वहां पर आपके सारे 21 लेक्चर्स हैं। तो एक बार इन लेक्चर्स को आप जरूर देखिए और जो भी डाउट आपको हो वो आप जरूर पूछिए। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। लेकिन आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे फैकल्टी से पूछ सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए जो कि स्क्रीन पर आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो आप इसका अध्ययन जरूर करिए। और अगर इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला टॉपिक है वो है मृदा प्रदूषण। तो पहला प्रश्न देखते हैं। जहां पर भी इंग्लिश में पढ़ने की जरूरत होगी वहां पर मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगी, जहां पर आवश्यकता नहीं दिखेगी वहां पर हम सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप में से कई स्टूडेंट ने कहा कि मैम चारों ऑप्शंस पढ़िए, तो हम चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर। उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर की यूज की हम बात कर रहे हैं। मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर उपयुक्त सभी। तो जब भी एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर की बात की जाती है तो यहाँ पर आपका सॉइल पॉल्यूशन भी होता है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है और एयर पॉल्यूशन भी होता है। इसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए क्लास, जब भी फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज होगा तो वहां पर सॉइल इरोजन होगा। ठीक है, जो मृदा की जो उर्वरकता है वो धीमे धीमे खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई तरीके के फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज हो रहा है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो एनपीके की हम बात करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की बात करते हैं। एनपीके का यूज किया जाता है, यूरिया का यूज किया जाता है फर्टिलाइजर के रूप में। पंजाब में एक बार ये प्रॉब्लम हुई थी कि जो वहां के जो फार्मर्स थे उन्होंने एक्सेसिव यूज करना शुरू कर दिया यूरिया का। पहले तो उनकी जो एग्रीकल्चर लैंड था उसकी फर्टिलिटी तो बढ़ी पहले कुछ दिन के लिए, लेकिन उसके बाद अत्यधिक यूज करने से यूरिया के वो जो क्रॉप्स थे वो बर्न हो गए और वहां पे जो सॉइल, जो फर्टाइल सॉइल थी वो उसकी भी धीमे धीमे करके फर्टिलिटी खत्म हो गई। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जब भी एक्सेसिव यूज होगा फर्टिलाइजर का तो फर्टिलिटी सॉइल की धीमे धीमे करके खत्म होगी, जिसको कि हम सॉइल इरोजन कहते हैं। उर्वरकता उसकी खत्म हो जाएगी समय के साथ, ये चीज आपको पता होगी। देखिए वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक टर्म बताया था, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन जिसमें कि मैंने आपको क्या बताया था, मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाया था कि आप ऐसे मानिए कि एक एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड में आप फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं। किसी दिन बहुत तेज बारिश हुई तो उस एग्रीकल्चर लैंड में पानी भरा और वो पानी बहते 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 किसी नदी में या फिर किसी लेक में, किसी भी एक्वेटिक जलीय तंत्र में जाकर मिल गया। अब जिस भी जलीय तंत्र में वो पानी जाकर मिलेगा तो उस पानी में है न्यूट्रिएंट, क्योंकि आपको पता है हम फर्टिलाइजर की बात करें, हम एनपीके की बात करें, अभी हम 3 ही फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एनपीके की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे जैसे एल्गीज होंगे तो एल्गीज को ज्यादा खाना मिला तो वो ज्यादा खाना खाएंगे, उनकी जो पॉपुलेशन है वो और तेजी से बढ़ेंगी क्योंकि उनके लिए एक फेवरेबल कंडीशन हो गई।
न्यूट्रिएंट मिल रहा है तो उनको तो अच्छा है भाई, तो उनको ज्यादा खाना मिला है, जल्दी जल्दी ज्यादा खाना खाएंगे, उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। इसी को हम एल्गल ब्लूम कहते हैं, ठीक है। और यही चीज क्या होता है, यूट्रोफिकेशन होता है। जब एल्गल ब्लूम होगा तो ऑक्सीजन, जो डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर में प्रेजेंट होता है, वो धीरे धीरे डिप्लीट करने लगेगा, कम होने लगेगा, ठीक है। आप सभी को पता होगा पानी में जो मेराइन ऑर्गेनिज्म है, जो मछलियां हैं, केकड़े हैं, जो भी पानी के अंदर हैं, वो ऑक्सीजन किस फॉर्म में लेते हैं, एक डिजोल्व ऑक्सीजन के फॉर्म में, घुलनशील ऑक्सीजन, जो कि आपके पानी में होता है, ठीक है। जब एल्गल ब्लूम का पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा तो आपको हरी रंग की काई की तरह पानी में दिखता है, वो एल्गल ब्लूम होता है। जिसकी वजह से क्या होगा, एटमॉस्फेयर और वाटर में एक लेयर बन जाएगी, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आपका और यहाँ पे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, इसके बीच में एक लेयर बन जाएगी। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, सन रेज पानी तक नीचे तक पहुंचेगी ही नहीं। और पानी में जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं जिनको की फोटोसिंथेसिस करना है, जो कि पानी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, उनका फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो पाएगा, धीमे धीमे वो भी मर जाएंगे। उनकी बॉडी जब डिके करेगी तब भी उनकी बॉडी को डिके करने के लिए बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे। तो धीमे धीमे क्या होगा, यूट्रोफिकेशन की वजह से जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो घटने लगेगा, ठीक है। और मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में भी, और आप में से कई बच्चों ने आंसर दिया है कि मैम जितना ज्यादा पॉल्यूशन होगा, हाई पॉल्यूशन होगा, उतना ही ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा। ये चीज समझ में आ रहा है, मतलब जितना ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा उतना ही कम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी में बचेगा। ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को अभी भी ये चीज नहीं क्लियर हुई है तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर आपको बताऊंगी। लेकिन क्लास 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, एल्गल ब्लूम क्या होता है, ठीक है। ये इंग्लिश में देगा आपको, यूट्रोफिकेशन देगा, एल्गल ब्लूम देगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको कि हम बीओडी कह रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखिएगा। अब यहाँ पर एयर पॉल्यूशन दिया। अब एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, यूज ऑफ फर्टिलाइजर की वजह से। यहाँ पर एयर में जब फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है तो अमोनिया आपका एयर में रिलीज होता है, जो कि एक पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। फर्स्ट का डी आपका सही उत्तर है। क्लास यहाँ पर ना एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर वाला जब ये प्रश्न बना था तो बहुत से स्टूडेंट सॉइल पॉल्यूशन लगा के आए थे, बहुत से स्टूडेंट वाटर पॉल्यूशन लगा के आए थे। लेकिन आप याद रखिएगा, अगर आपको दिया है सॉइल, वाटर, एयर, तो तीनों पॉल्यूशन होता है एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर की वजह से। फर्टिलाइजर का यूज ज्यादा करेंगे, सॉइल का इरोजन, फर्टिलिटी जो है सॉइल की उर्वरकता जो है वो धीमे धीमे खत्म हो जाएगी। वाटर को बता दिया मैंने, यूट्रोफिकेशन प्रोसेस से वाटर भी आपका पॉल्यूट हो जाएगा। फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, एमोनिया गैस रिलीज होगी जो कि एक पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट करेगी एयर में। तो चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए दूसरा प्रश्न अब हम देखते हैं। देखिए ये यूपीएससी प्रीलिम 2019 का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए भारत में कार्बोफ्यूरेन, ठीक है, कार्बोफ्यूरेन दिया है, फिर मिथाइल पैराथियोन दिया है, फिर फोरेट दिया है, और फिर आपको दिया ट्राइसोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो देखिए क्लास, ये कुछ रसायन के नाम हैं। यहाँ पर कुछ केमिकल्स के नाम दिए गए हैं, जिसको कि हम कार्बोफ्यूरॉन कह रहे हैं, मिथाइल पैराथियोन कह रहे हैं, फोरेट कह रहे हैं, और ट्राइसोफॉस कह रहे हैं, ठीक है। तो ये केमिकल्स किस चीज में यूज किए जाते हैं, ये केमिकल्स आपके एज अ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर यूज किए जाते हैं। प्रिजर्वेटिव इन फूड प्रोसेस फूड नहीं, ठीक है। संसाधित खादों में परीक्षक के रूप में नहीं, फल पकाने के कारक नहीं है, और प्रसाधन सामग्री में नमी बनाए रखने वाले कारक भी नहीं है। ये सारे आपके पेस्टिसाइड है, ठीक है। कृषि में पीड़कनाशी जो कि यूज होते हैं। चलिए थर्ड प्रश्न को अब हम देखते हैं। ये भी देखिए आईएएस प्रीलिम्स 2019 का प्रश्न है, आराम से पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मित करती हैं। एग्रीकल्चर सॉइल रिलीज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इन द एनवायरमेंट। दूसरा है मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मित करते हैं। कैटल रिलीज अमोनिया इनटू द एटमॉस्फेयर। और आखिरी आपका कक्कुड़ उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मित करते हैं।
पोल्ट्री इंडस्ट्रीज रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू द एनवायरनमेंट। इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़िए ये प्रश्न, क्योंकि इंग्लिश वालों को भी इंग्लिश में पढ़ने की जरूरत है, हिंदी वाले हिंदी में पढ़िए। अब क्लास यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, हम लोग अक्सर इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। साइकिल क्या है? जब भी हम साइकिल की बात कर रहे हैं तो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है साइकिल, ठीक है। किस चीज का कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस? कंजप्शन का, प्रोडक्शन का, मतलब कोई चीज आप उपयोग कर रहे हैं फिर उसके फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। ऑक्सीजन की जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं एनवायरनमेंट में हमारे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हम एयर की बात करते हैं तो हम कहते हैं 78% नाइट्रोजन है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। हम कहते हैं 21% अप्रोक्सीमेटली ऑक्सीजन है हमारे एयर में और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि ऑक्सीजन 21% है खाली और नाइट्रोजन 78% है अप्रोक्सीमेटली, लेकिन ये 21% ऑक्सीजन हम, आप और दूसरे जीव जंतु खुद कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे मैं सांस ले रही हूं तो मैं ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही हूं, मैं सांस छोड़ रही हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही हूं। प्लांट्स रेस्पिरेशन के समय क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो जो भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है या एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म द्वारा कंज्यूम किया जाता है, ये चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। लेकिन ये जो नाइट्रोजन है जिसका कि अमाउंट सबसे ज्यादा है 78%, वो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये चीज मैं आपको बताना चाहिए थी। ये दो गैसेस जो है कार्बन और ऑक्सीजन, इसको हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को हम कभी भी डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हैं, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब जैसे यहां पर अगर हम बात करें कि सॉइल में अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो हम प्लांट्स की बात करते हैं ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट्स, जिसमें कि राइजोबियम की बात करते हैं। इनकी जो जड़ें होती है, इसमें जो राइजोबियम होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं सॉइल में, ये चीज आपको पता होगी। पेपर में अक्सर एक प्रश्न बनता है कि जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो प्लांट्स हैं, वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपके प्लांट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी, ठीक है, उनके अंदर भी लाइफ है, प्लांट्स नाइट्रोजन को किस फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, तो वो नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन का कंजप्शन करते हैं। 8 से याद रखिए, 8 मतलब नाइट्रेट के फॉर्म में, ये भी पेपर में प्रश्न बनता है। अब यहाँ पर लिखा है कि जो कृषि मृदाएं हैं, जो कृषि सॉइल है, वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन रिलीज करती है इन द एनवायरमेंट, ये आपका सही है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। कैटल रिलीजेस एमोनिया NH3 के फॉर्म में, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। और पोल्ट्री, अभी मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि जब भी हम एग्रीकल्चर लैंड की बात करते हैं या किसी लैंड की बात करते हैं और वहां पे फर्टिलाइजर किसकी बात कर रहे हैं, तो वहां पे एमोनिया गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है, तो कैटल्स भी आपके एमोनिया गैस को रिलीज करते हैं, मिथेन भी करते हैं, ये भी याद रखिएगा। पेपर में कई बार पूछता है कि कैटल रेयरिंग में कौन सी मुख्य गैस आपकी रिलीज होती है, तो मिथेन और एमोनिया भी, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। और पोल्ट्री इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो ये रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड एनवायरनमेंट में आपकी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ये भी सही है। यहाँ पर 1 2 3 आपके तीनों सही हैं, लेकिन जो चीज मैंने आपको बताई है वो ध्यान से समझने की प्रयास करिएगा क्लास। 4th प्रश्न को हम देखते हैं। खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? यहाँ पर क्रॉप रोटेशन की बात की गई है। इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन, ठीक है, इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरकता संरक्षित रहती है, सॉइल फर्टिलिटी जो होती है वो प्रिजर्व रहती है, मृदा कटाव में कम होता है, ठीक है, मृदा कटाव कम होता है, सॉइल इरोजन कम होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये देखिए, ये यूपीआरओ एआरओ मेंस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। क्रॉप रोटेशन मतलब जानते हैं क्लास, एक समय में एक क्रॉप लगाई, उसके बाद दूसरी क्रॉप लगाई, फिर अलग अलग क्रॉप को, मतलब एक ही क्रॉप को हम लगातार जब लगाते हैं, जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि मैं गेहूं लगा रही हूं तो मैं बार बार उसी जमीन पर गेहूं ही लगाती जा रही हूं, तो इससे क्या होता है, इसको मोनोकल्चर कहते हैं, ठीक है, एक ही तरीके का क्रॉप आप बार बार लगाए, तो इससे क्या होता है कि कुछ समय बाद उस मृदा का जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। फर्टिलिटी कम होगी तो ऑटोमेटिकली हम सॉइल इरोजन की बात कर रहे हैं, वो
इरोजन खत्म हो जाएगा, और फर्टिलिटी कम होगी तो प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, मतलब उत्पादन भी कम होगा। तो यहाँ पे तीनों ही पॉइंट आपके इंटरलिंक्ड है। उत्पादन, जैसे अगर मैंने आपसे कहा उर्वरकता संरक्षित रहेगी तो उत्पादन ज्यादा होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, वहां पर सॉइल इरोजन नहीं है, मृदा कटाव कम है। ये चीज समझ में आ रहा है। तो क्रॉप रोटेशन क्यों करते हैं फार्मर्स, ताकि अलग अलग तरीके के क्रॉप लगाएं, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। ज्यादातर ऐसे प्लांट्स लगाते हैं, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स लगा देते हैं, जिनके की रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरियाज होते हैं, राइजोबियम्स होते हैं, जो कि सॉइल में नाइट्रोजन के अमाउंट को फिक्स कर देते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को होल्ड कर देते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शंस आपके एक दूसरे से इंटरलिंक्ड थे। आपने बहुत आसानी से इस प्रश्न को किया होगा। फिफ्थ प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए जिन्हें कथन ए और कारण आर कहा जाता है। एजर्शन रीजन बेस्ड प्रश्न है ये। एजर्शन में दिया गया है, कथन में दिया गया है, मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होती है। कारण दिया गया, उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड एंटर द फूड चेन, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लास, ये एकदम ही सही स्टेटमेंट है। सॉइल पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। अगर सॉइल में हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं तो ये हमारे जो खाद्य श्रृंखला है, भोजन की श्रृंखला है, उसमें डायरेक्टली एंटर कर देते हैं। अब आप सोचिए, यहाँ पर हमने कुछ भी क्रॉप बोया, कोई भी एक क्रॉप हमने बोया यहाँ पर, ठीक है, और इस क्रॉप में हमने ढेर सारे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स छिड़के, ठीक है। अब इस क्रॉप को एक ग्रास होपर खा रहा है, टिड्डा खा रहा है, ठीक है, तो उसकी बॉडी में कुछ पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का अमाउंट जाएगा, ठीक है। उस एक टिड्डे को मेढक खा रहा है। अब मेढक टिड्डा से बड़ा है तो मेढक खाली एक ही टिड्डे को नहीं खाएगा, वो 2-3 टिड्डे को खाएगा। मतलब 2-3 टिड्डे में जितना पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर है, वो सारे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर एक मेढक में जाएंगे, ठीक है। अब इस मेढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा। अब खुद सोचो, जो सांप है वो एक ही मेढक नहीं खाएगा, वो 5, 6, 10, 12 मेढक खाएगा। तो जो मेढक में पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर के अमाउंट है वो किस में जाएंगे, सांप में जाएंगे। अब इस सांप को एक चील खाएगी। अब चील एक ही सांप को नहीं खाएगी, वो कई सांपों को खाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो भी कंटामिनेशंस हैं, जो भी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का जो अमाउंट है क्लास, जैसे जैसे आप फूड चेन में एक लेवल से दूसरे लेवल पे मूव करेंगे, हायर लेवल में जाएंगे, ये कंटामिनेशन लेवल जो है, ये जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का अमाउंट है वो ऊपर वाली फूड चेन में बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है। जितना छोटा जंतु, ठीक है, जितना छोटा ऑर्गेनिज्म उतना कम पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर, और इसको जितना ऊपर हम बढ़ेंगे, जितना बड़ा जंतु होगा, ठीक है, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे कंज्यूमर की तरफ, उतना ज्यादा ये कंटामिनेशन लेवल बढ़ता जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। आपको ये सब चीजें मैंने पढ़ाई है, तो ये कंटामिनेशन लेवल क्या है, वो बढ़ता जा रहा है। चलिए, यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, ए होगा। फिफ्थ का ए आपका सही उत्तर होगा। प्लास्टिक प्रदूषण की हम बात करते हैं। प्लास्टिक की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती हैं। पॉलिथीन बैग्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ना टूटने वाले अणुओं से, ठीक है, अकार्बनिक यौगिकों से, पॉलीमर से या फिर प्रोटीन से। यहाँ पे याद रखिएगा, जो पॉलिथीन बैग्स होते हैं वो आपके पॉलीमर से बने रहते हैं। ये आपके एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जिनका की डिग्रेडेशन, अपघटन इतनी जल्दी नहीं हो पाता है क्योंकि ये पॉलीमर से मिलकर बने रहते हैं। तो यहाँ पर 6th का सी सही उत्तर है। 7th प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणु से नष्ट नहीं होती है, ठीक है। गोबर, पौधे की पत्ती, खाद्य पदार्थ या फिर प्लास्टिक। बहुत ही आसान प्रश्न है। प्लास्टिक, यहाँ पर गोबर की बात की जा रही है, पौधे की पत्ते की बात की जा रही, खाद्य पदार्थों की बात की जा रही, ये सब आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ये सारी चीजें मैंने इसके पहले वाले टेस्ट में आपको बताई है, पहले वाले में। ये चीज आप लोग पढ़िएगा अगर आपने नहीं पढ़ी है, ये चीज याद रखिएगा क्लास। तो बायोडिग्रेडेशन हमने एक प्रोसेस पढ़ा था, जो कि समय के साथ इनके में अपघटन होगा, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, बैक्टीरिया जो हैं, वो इनको तोड़ देंगे। जैसे गोबर सड़ जाएगा ना, एक समय बाद मिट्टी में मिल जाएगा। पौधे की पत्तियां सड़ जाएंगी, मिट्टी में मिल जाएंगी। खाद्य पदार्थ सड़ जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, सॉइल बन जाएंगी। तो इनका डिग्रेडेशन होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा। लेकिन प्लास्टिक पॉलीमर से बना होता है, इस वजह से इतनी जल्दी ब्रेकडाउन नहीं होता है, इनका डिग्रेडेशन नहीं होता है, अपघटन नहीं होता है।
ठीक है। 8वें प्रश्न को देखते हैं। पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाले सूक्ष्म कणिकाओं माइक्रोबीट्स की बात की गई है के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों जताई जाती है? ये समुद्री पारितंत्र के लिए हानिकारक मानी जाती है। ये बच्चों में त्वचा कैंसर होने का कारण मानी जाती है। ये इतनी छोटी होती है कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती हैं, या फिर अक्सर इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए किया जाता है। अब क्लास देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया, माइक्रोबीट्स की बात की गई है और बोला गया है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, यूपीएससी का प्रश्न है। यूपीएससी के प्रश्न में कभी कभी उत्तर छुपा रहता है। मैंने आपसे हमेशा कहा है यूपीएससी के प्रश्न लेंदी होते हैं, लेकिन आप उनको सॉल्व कर सकते हैं अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगा के उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। अब देखिए यहाँ पर माइक्रोबीट्स दिया गया है और बोला गया है क्यों ये एक कंसर्न है, चिंता का विषय है, और जब वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती तो क्यों ये एक चिंता का विषय है? बिकॉज ये मेराइन इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल होती है। इट इज कंसिडर्ड टू बी द कॉज ऑफ स्किन कैंसर इन चिल्ड्रंस. They are also so small that they are absorbed by the crop in irrigated areas and they are often used for adulteration of the food item. देखिए क्लास, जो माइक्रोबीट्स होते हैं ना, ये तो आपके प्लास्टिक्स के छोटे छोटे बने रहते हैं, ठीक है। जो स्क्रब्स यूज किए जाते हैं, सनस्क्रीन यूज की जाती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में माइक्रोबीट्स का यूज किया जाता है। ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि जब आप इनको वॉश करते हैं तो ये जाके मैरीन इकोसिस्टम में मिल जाते हैं, ठीक है, समुद्री पारितंत्र में मिल जाते हैं, और समुद्री पारितंत्र में जब ये मिलते हैं ना, तो वहां के जो ऑर्गेनिज्म है जब वो इनको कंज्यूम करते हैं तो वो आपके धीमे धीमे मरने लगते हैं, ठीक है। तो मेराइन इकोसिस्टम के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपका सही उत्तर क्या है, ए आपका सही उत्तर है क्लास, ये चीज याद रखिएगा। अब ऑप्शन सी पढ़िए, दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन बी एब्सॉर्ब बाय द क्रॉप प्लांट्स, नहीं, इतना नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर ऑफन यूज फॉर द एडल्ट्रेशन ऑफ फूड आइटम्स, नहीं। इट इज कंसिडर्ड टू बी द कॉज ऑफ स्किन कैंसर, नहीं। माइक्रोबीट्स के बारे में जो मैंने आपको बताया है कि ये आपके समुद्री पारितंत्र के लिए हानिकारक होते हैं। 9वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? तो वही चीज है, सिगरेट का टुकड़ा, चमड़े का जूता, फोटो फिल्म या फिर प्लास्टिक का थैली। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्लास्टिक की थैली। अब इस प्रश्न को आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। घर में बैठे हुए हो, सोचो, सिगरेट का टुकड़ा खत्म हो जाता है, ठीक है, एक समय बाद। चमड़े का जूता भी सड़ने लगता है, फोटो फिल्म भी सड़ने लगती है, लेकिन प्लास्टिक की थैली जो कि पॉलीमर से मिलकर बनी रहती है वो इतनी जल्दी सड़ती नहीं है। चलिए, रेडियोधर्मी व अन्य गैसीय प्रदूषण की बात हम करते हैं। यहाँ पर 10वां प्रश्न हम देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, जो कि मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से हुआ था, की घटना मिक जिसको कि हम कहते हैं, हुई थी, कब हुई थी? 2 दिसंबर 1982, 3 दिसंबर 1985, 3 दिसंबर 1984 या फिर 4 दिसंबर 1986। यहाँ पर आपका सही उत्तर है 3 दिसंबर 1986। 3 दिसंबर 1984 आपका सही उत्तर है, ठीक है, 10th का सी। 11वां प्रश्न हम देखते हैं। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस गई थी वह थी। अब देखिए, ये यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट किया गया प्रश्न है। तो अभी हमने डिस्कस किया, जो भोपाल ट्रेजेडी हुई थी उसमें कौन सी गैस आपकी रिलीज हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, मीथेन नहीं है, मिथाइल आइसोसाइनाइड है, जिसको कि मिक भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर वही बात की गई है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में, मतलब त्रासदी में कौन सी गैस आपकी रिलीज हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब क्लास बताइए, यहाँ पर मैं चारों ऑप्शन क्यों पढ़ूं? जब सेम ही क्वेश्चन है उसको बार बार पढ़ के, चारों ऑप्शन पढ़ के आपका समय क्यों बर्बाद करना है? तो यहाँ पर मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, डायरेक्टली आपको आंसर बता रही हूँ। तो मिक याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। 13 प्रश्न हम देखते हैं। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है, जो कि सोवियत यूनियन में हुई थी, किसके वजह से हुई थी? ये एक कह सकते हैं मानवीय कारणों के कारण, मतलब मानवीय उसके कारण ये एक दुर्घटना हुई थी। लोगों ने ध्यान नहीं दिया और न्यूक्लियर रिएक्टर में आपकी गैस लीक होने लगी। तो यहाँ पर नाभिकीय दुर्घटना थी, याद रखिएगा, ए। तो यहाँ पे 13 का ए आपका सही उत्तर है। 14 प्रश्न हम देखते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statement regarding the radioactive pollution is correct?
या पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है, या मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, या रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, या फिर या कैंसर पैदा करता है। यहाँ पर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की बात की गई है, ये जेनेटिक चेंजेस लाता है एनिमल्स में। अब देखिए क्लास, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, अगर वहां पे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है तो उनके में जेनेटिक चेंजेस आएंगे। जब जापान में बम गिरा था हिरोशिमा में, तो वहां पर अभी भी जो लोग पैदा होते हैं उनको कुछ ना कुछ दिक्कतें होती है। किसी का हाथ नहीं पूरी तरीके से बना था, किसी की आंख में दिक्कत, जो ऑफस्प्रिंग थे, जो बच्चे अभी तक पैदा हो रहे थे, उनके अंदर कुछ ना कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती थी। तो ये चीज याद रखिएगा, चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के इंपोज में आ रहे हैं, ठीक है, पॉल्यूशन के इंपोज में आ रहे हैं, तो उनके में कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी। फिर दूसरा, एक अनबैलेंस द वेरियस मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल, नहीं अभी ये नहीं देखा गया है। फिर तीसरा देखते हैं, या रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, हाँ ये रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, ठीक है, कोई मतलब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, या कैंसर पैदा करता है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के आप उसमें आएंगे तो कैंसर भी होता है। तो यहाँ पर देखिए क्लास 1 2 3 4 कहीं पे नहीं दिया गया है, ये आपका सही है, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, 1 3 4, तो 14 का सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 15, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है। नाभिकीय ऊर्जा की बात की जा रही है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की बात की जा रही है, यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा एनर्जी की बात की जा रही है, लेकिन उससे होने वाले पॉल्यूशन की बात की जा रही है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, उष्मीय प्रदूषण, या फिर ध्वनि प्रदूषण। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा उष्मीय प्रदूषण, ठीक है, मतलब थर्मल पॉल्यूशन। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अभय जैव उपचार। जैव उपचारण की बात की गई है, बायो रेमिडिएशन की बात की गई है 16वें क्वेश्चन में। तो इसको पढ़ते हैं, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, मैं आपको बहुत आसान तरीके से इसको समझाऊंगी। पहला दिया गया है, जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थ का निष्कासन, ठीक है। दूसरा है, रोगाणुओं व पीड़कों पर जैविक नियंत्रण। फिर शरीर में अंगों का प्रत्यारोपण। फिर आखिरी आपको दिया गया है, सूक्ष्म जीवों की सहायता से रोगों का निदान। तो देखिए क्लास, यहां पर आपको 2 शब्द दिख रहे होंगे, जैव उपचारण, ठीक है, मतलब किसी तरीके की रेमिडिएशन की बात कर रहे हैं, उपचारण की बात कर रहे हैं। लेकिन बायो रेमिडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जीवों द्वारा पर्यावरण के विषैले पदार्थों का निष्कासन किया जाता है, मतलब ऑर्गेनिज्म का यूज करके जो पॉल्यूशन है हमारे एनवायरनमेंट में उसको रिमूव किया जाता है। तो इंग्लिश वालों को भी समझ में आ गया, बायो रेमिडिएशन, बायो मतलब लाइफ, रेमिडिएशन मतलब हम किसी चीज की रेमेडी कर रहे हैं। किस चीज की रेमेडी कर रहे हैं? अपने एनवायरनमेंट से पॉल्यूशन को रिमूव कर रहे हैं, तो ये एक रेमेडी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? 16 का ए। अब देखिए यहाँ पर बायो रेमिडिएशन को हम बहुत अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 तरीके से इसको क्लासिफाई किया है बायो रेमिडिएशन को, फाइटो रेमिडिएशन, बैक्टीरियो रेमिडिएशन और माइक्रो रेमिडिएशन। अब फाइटो की बात की गई है, अभी आप जैसे ही शब्द को पढ़ेंगे फाइटो की बात की गई है। अब बताओ, फाइटो की बात की गई है तो मतलब यहाँ पर हम प्लांट्स का यूज करेंगे, ठीक है, किसको? प्रदूषण को रिमूव करने के लिए। तो अगर आप मुझसे कहें कि मैम एक एरिया है, एक जगह है जहां पर बहुत ज्यादा प्रदूषण है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है वहां पर, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन भी है, तो क्या वहां पर मैं कुछ ऐसे प्लांट्स लगा दूं जिससे कि एनवायरनमेंट वहां का क्लीन हो जाए, एयर प्यूरिफाई हो जाए, सॉइल की फर्टिलिटी फिर गेन हो जाए? तो मैं कहूंगी लगा दो। तो जब आप पेड़ों की मदद से प्रदूषण को रिमूव कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं फाइटो रेमिडिएशन। फाइटो मतलब प्लांट्स का यूज करके, रेमिडिएशन मतलब हम प्रदूषण को रिमूव कर रहे हैं। और प्लांट्स भी आपका एक क्या है? बायोटिक फैक्टर है, इसमें भी जीवन है, तो ये भी एक बायो रेमिडिएशन का हिस्सा हुआ। बस ऐसे समझो, जब हम प्लांट्स का यूज करके हम अपने एनवायरनमेंट को स्टेबलाइज कर रहे हैं, जो भी पॉल्यूशन है उसको रिमूव कर रहे हैं, वहां का जो पर्यावरण था उसको रिस्टोर कर रहे हैं, तो उसको हम फाइटो रेमिडिएशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा, बैक्टीरियो रेमिडिएशन, समझ में आ गया होगा। मतलब यहाँ पर बैक्टीरिया का यूज करके हम क्या कर रहे हैं?
पॉल्यूशन को रिमूव कर रहे हैं। अब पानी है, पानी में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, यहाँ पर हमने कुछ ऐसे बैक्टीरिया छोड़ दिए जो कि क्या कर रहे हैं, जो पानी में आपके जो गंदगी है उसको खा रहे हैं, ठीक है, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं जो भी पॉल्यूटेंट है, तो वो क्या होगा, बैक्टीरियो रेमिडिएशन। ऐसे ही माइक्रो रेमिडिएशन, माइक्रो रेमिडिएशन में क्या होता है, फंजाई का यूज करते हैं, ये चीज याद रखिएगा, किसका यूज करते हैं बताइए, फंजाई का, कवक का यूज करने की बात हम कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो रेमिडिएशन। बस जब भी पेपर में कभी पूछे कि बायो रेमिडिएशन क्या है, बायो मतलब लाइफ, रेमिडिएशन मतलब पॉल्यूशन को रिमूव कर रहे हैं, हम एक रेमेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा बायो रेमिडिएशन हो गया। देखिए ये आईएएस प्रीलिम्स का प्रश्न है, देखते हैं 17। प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैवोपचारण तकनीक में कौन से लाभ होते हैं? यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का एक ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। दूसरा दिया गया है, कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के उपयोग से जैवोपचारण द्वारा सहज और पूरी, एक मिनट देखिएगा, पूरी, ठीक है, पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है। मैं इस स्टेटमेंट को फिर पढ़ूंगी। कैडमियम की बात की गई है और लेड जैसी भारी धातुएं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के उपयोग से जैवोपचारण द्वारा सहज ही और पूरी तरीके से उपचारित किया जा सकता है। थर्ड देखते हैं, जैवोपचारण के लिए विशेषता अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए क्लास, बायो रेमिडिएशन आपको पता चल गया, ठीक है, यहाँ पर हम जैव निम्नीकरण की प्रक्रिया का यूज करके प्रदूषण को हटा रहे हैं, ठीक है, मतलब प्रदूषण को स्वच्छ, मतलब जो भी प्रदूषण है उसको स्वच्छ करने की तकनीक है, ये आपको पता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, बोला है कि जो भारी धातु जैसे कैडमियम, लेड, इनका भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है और किसी भी संदूषक को, किसी भी, और क्या लिखा, पूरी तरीके से। तो ये कुछ एक्सट्रीम नहीं दिख रहा है। अगर पॉल्यूटेंट को ट्रीट करना इतना आसान होता तो सारे पॉल्यूटेंट हम ट्रीट कर देते, पॉल्यूशन फैलाते, फिर उसका ट्रीटमेंट करते। इतना आसान नहीं है, ये एक एक्सट्रीम शब्द है। इंग्लिश में देखिएगा, एनी लिखा है कि किसी भी कंटामिनेंट्स को जो कि हैवी मेटल से भी बने हों, हम उनको भी कंप्लीटली ट्रीट कर सकते हैं बायो रेमिडिएशन से यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आपका एक एक्सट्रीम है, तो कभी भी 100% किसी चीज का नहीं है। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। सेकंड हटाओ, पहला आपका सही है, तीसरा आपका सही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो कि स्पेशली आपके बायो रेमिडिएशन प्रोसेस में यूजफुल हो, तो ये आपका सही है। यहाँ पर बस आपको ये चीज पकड़ना था, ठीक है, हम पॉल्यूटेंट की बात कर रहे हैं, हम उनके ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी हैवी मेटल को भी हम बायो रेमिडिएशन का यूज करके उसको पूरी तरीके से खत्म कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट और 3 आपका सही है। 18 प्रश्न को हम देखते हैं। ऑयल जैपर की बात की गई है, ठीक है। ऑयल जैपर का क्या मतलब है? या तेलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। तो प्रौद्योगिकी है, तो यहाँ पे लिखा इट इज एन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी डेवलप्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑयली स्लज एंड द स्पिल्ड ऑयल। दूसरा दिया है, या समुद्र के भीतर तेल अन्वेषण हेतु विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है, मतलब इट इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड फॉर अंडर सी एक्सप्लोरेशन। थर्ड दिया गया, या अनुवंशिक इंजीनियरिंग से निर्मित उच्च मात्रा में जैव ईंधन प्रदान करने वाली मक्के की किस्म है। इट इज अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड मेज वैरायटी प्रोड्यूसिंग द हाई अमाउंट ऑफ द बायोफ्यूल। और आखिरी आपको दिया गया, या तेल के कुओं के आकस्मिक उपजी लपटों को नियंत्रित करने वाली अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है। इट इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल द एक्सीडेंटल फ्लेम ऑफ ऑयल वेल। तो क्लास एक चीज जानिएगा, ऑयल जैपर की जब हम बात करते हैं, ये भी एक बायो रेमिडिएशन प्रोसेस है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर भी हम क्या करें, ये एक इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है जिसका कि यूज करके जो स्पिल्ड ऑयल है, जैसे ऑयल स्पिलिंग की बात आपने सुना होगा। ऑयल स्पिलिंग में क्या होता है, जब समुद्र में तेल गिर जाता है,
ठीक है, ऑयल स्पिल हो गया मतलब तेल गिर गया। अब खुद सोचो जब पानी में तेल गिर जाएगा तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, एक लेयर तेल की फॉर्म हो जाएगी ना पानी में तेल डूब तो जाएगा नहीं, ऊपर एक परत बना देगा, और जैसे ही पानी में तेल गिरेगा ऊपर की जो परत बनेगी, आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स द्वारा नहीं हो पाएगा, जो पानी के अंदर जो प्लांट्स है फाइटोप्लैंक्टन से, ठीक है, वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। धीमे धीमे जो पानी में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो आपका खत्म होने लगेगा, और जब धीमे धीमे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन खत्म होगा उस पानी में जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव जंतु है, वो भी धीमे धीमे मरने लगेंगे। तो ऑयल स्पिलिंग की वजह से ये होता है। जो ऑयल जेपर है ये क्या करता है, ऑयल स्पिलिंग में जो स्पिल्ड ऑयल होते हैं उसको वहां से रिमूव करता है। एक तरीके से बायो रेमेडिएशन का ही प्रोसेस है ये, ठीक है। जो भी ऑयल स्पिलिंग होती है उसको वो धीमे धीमे हटा देता है, ऑयल को पानी से रिमूव कर देता है। चलिए यूरो मानक अब हम देखते हैं। यहाँ पर यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं, और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है यूरो एमिशन आर द रेगुलेशन एमिशन स्टैंडर्ड एंड द पैकेज रिप्रेजेंटिंग द लिमिट्स फॉर द एमिशन फ्रॉम अ व्हीकल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज कवर्ड अंडर इट। पहला दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, और आखिरी में आपको दिया गया ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। यूरो एमिशन की बात की गई है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2013 का प्रश्न है ये। यहाँ पे जो उत्तर है वो है आपका डी, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सभी हैं, तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। 20वां प्रश्न देखिए, यूरो 2 मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? 0.05%, 0.10%, 0.15% या फिर 0.20% प्रतिशत की बात की गई है। यूरो मानक सेकंड की बात की गई है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2013 का प्रश्न है ये। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? 0.05। अगला प्रश्न देखेंगे, यूरो नॉर्म्स स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं। यह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर मीथेन। ये यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा क्लास? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और प्रश्नों के साथ। आज का क्लास थोड़ा सा छोटा है, लेकिन अब एनवायरमेंट इक्वालॉजी की 4-5 क्लास में आपका पूरा एनवायरमेंट इक्वालॉजी वाली घटना चक्र कवर हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद क्लास।